23 अगस्त 2001 की शाम कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांसिट की फ्लाइट 236 टोरंटो एयरपोर्ट से पुर्तगाल के लिस्बन शहर जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि ये 7 घंटे की नॉन-स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी। रेगुलर सर्विस एंड मेंटेनेंस चेक करने के बाद इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया था, क्योंकि ये एक एयरबस A303 था, जो उस समय का सबसे एडवांस और सबसे सेफ एयरक्राफ्ट माना जाता था। 48 वर्षीय कैप्टन रॉबर्ट पीच को 16,000 फ्लाइट आवर्स का अनुभव था, जबकि फर्स्ट ऑफिसर डे भी 4,800 घंटे जहाज उड़ा चुके थे और दोनों ही एयरबस 303 जहाज को पहले भी कई बार उड़ा चुके थे। कुछ ही देर में फ्लाइट में 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर सवार हो गए। रात के करीब 9 बजे जहाज टोरंटो के एयरपोर्ट से सफल उड़ान भरता है। पायलट धीरे धीरे जहाज को लिस्बन ले जाने के लिए अटलांटिक ओशन की तरफ मोड़ लेते हैं। चंद ही मिनटों में जहाज अपने क्रूजिंग अल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच जाता है। अब इस तरह की लंबी फ्लाइट्स पर पायलट्स का ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और समय समय पर कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन से अपडेट देते रहते हैं। इस जहाज को उड़ान भरे 4 घंटे हो चुके थे। अब तक सब कुछ सामान्य चल रहा था और जहाज में सवार ज्यादातर पैसेंजर्स गहरी नींद में सो रहे थे। कुछ मिनटों में जहाज अटलांटिक ओशन के बीचों बीच पहुंच चुका था। तभी कैप्टन रॉबर्ट पीस की नजर जहाज के इंजन नंबर 2 के कंट्रोल पैनल की तरफ पड़ी, जहां कुछ असामान्य रेटिंग्स आ रही थीं, यानी खतरे की घंटी बज चुकी थी और इसी के साथ फ्लाइट के पायलट्स की कड़ी परीक्षा का आगाज हो गया था। रात के करीब 1 बजे पायलट ने देखा कि दाहिने साइड के इंजन में ऑयल प्रेशर काफी बढ़ चुका था। साथ ही ऑयल की मात्रा कम और ऑयल तापमान भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह की एरर दोनों पायलट अपने करियर में पहली बार देख रहे थे, क्योंकि स्कूटर से लेकर हवाई जहाज तक जब भी कोई इंजन ज्यादा देर तक ऑपरेशनल होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो तापमान तेजी से गिर रहा था, जो किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। इसलिए दोनों ही पायलट तुरंत ही फ्लाइट मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी देर न करते हुए पायलट सीधा कनाडा में स्थित एयर ट्रांसिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर फोन करते हैं और इस समस्या के बारे में बताते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ इतना कहा जाता है कि आप एरर को मॉनिटर करते रहें और हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपसे संपर्क करेंगे। अब भले ही कॉकपिट में फॉल्ट रीडिंग दिख रही हो, लेकिन उड़ान में कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आगे उनके साथ जो होने वाला था वो हादसा एयर एक्सीडेंट की हिस्ट्री में काले अक्षरों में लिखा हुआ है। खैर, आधा घंटा बीत जाने के बाद कॉकपिट की स्क्रीन पर कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। टैंक्स का फ्यूल उनके विंग्स में बराबर बांटा जाता है, लेकिन स्क्रीन में चेतावनी दिखी कि बाएं विंग के मुकाबले दाहिने विंग में फ्यूल कम है। लेकिन यह परेशानी भी पायलट को ज्यादा बड़ी नहीं लगी, क्योंकि कई बार सिर्फ कुछ लीटर फ्यूल कम या ज्यादा होने पर भी ऐसी चेतावनी आ जाती है। तभी क्रॉस फ्यूल वॉल्व खोलकर फ्यूल को दोनों विंग्स में बराबरी से बांट दिया जाता है। तो इस बार भी पायलट ने कुछ ऐसा ही किया, जिससे दोनों विंग्स में फ्यूल की मात्रा बराबर हो चुकी थी। मगर 10 मिनट के बाद कैप्टन को डिस्प्ले में लो फ्यूल चेतावनी दिखाई दी। तभी चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि दाहिने विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। इस वक्त प्लेन में सिर्फ 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की कुल क्षमता का सिर्फ 6% ही था और यह भी तेजी से कम हो रहा था। ऐसे में पायलट के पास प्लेन को डाइवर्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने अपने सबसे करीबी अजोरेस द्वीप में मौजूद लेजिस एयरपोर्ट पर लैंड करने का निर्णय लिया और तुरंत ही वहां के ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करके पूरी बात बताई। लेकिन दोनों पायलट्स को यह सवाल खाया जा रहा था कि आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा है और क्या हम लेजिस एयरपोर्ट पर पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं। तभी कैप्टन ने फ्लाइट अटेंडेंट से कहा कि अब खिड़की से दाहिनी विंग को चेक करो, क्या वहां से फ्यूल लीकेज तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन रात के घने अंधेरे में फ्लाइट अटेंडेंट को कुछ भी नहीं दिख रहा था। अब स्थिति ऐसी थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। अब उनके पास सिर्फ 25 मिनटों का फ्यूल बचा था, जिससे चरसेरा आइलैंड पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। तभी मेंटेनेंस टीम ने कैप्टन से कहा कि आप प्लेन को 20,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाइए ताकि फ्यूल लीकेज कंफर्म हो जाए। लेकिन कैप्टन ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो भी गया तो भी हम फिर से 39,000 फीट की ऊंचाई नहीं पकड़ पाएंगे और कम से कम 39,000 फीट से ग्लाइडिंग करके कुछ किलोमीटर और आगे तो आ सकते हैं। तभी अचानक जैसे जहाज के दाहिने इंजन ने आग पकड़ ली
जिससे यह कंफर्म हो गया कि फ्यूल लीक हो रहा है। इस धमाके से अंदर बैठे पैसेंजर्स में अफरा तफरी मच गई और प्लेन हिलने लगा। तभी कैप्टन ने पैसेंजर्स को शांत बैठने की रिक्वेस्ट की। अब जहाज में 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था, जिससे इतने बड़े जहाज को लैंड करना मुमकिन नहीं था। ऐसे में जहाज का एल्टीट्यूड धीरे धीरे कम होने लगा। अब प्लेन में सिर्फ 600 किलोग्राम फ्यूल बचा था और वह भी अब अपनी मंजिल से 240 किलोमीटर दूर था। तभी कैप्टन को जिसका डर था वही हुआ। प्लेन का बायां इंजन भी अपने फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से जल गया और अब फ्लाइट बिना किसी इंजन के अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रही थी। साथ ही प्लेन का पावर सिस्टम भी बंद हो गया, जिससे पूरे कैबिन में अंधेरा छा गया। हालांकि कॉकपिट के जरूरी उपकरण सभी इमरजेंसी सपोर्ट पर चल रहे थे। अब लेजस एयरपोर्ट 120 किलोमीटर की दूरी पर था। जहाज पश्चिम की ओर बढ़ रहा था। अब जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ चुका था। अब अगर जहाज ग्लाइड करते हुए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो उसे पानी में ही लैंड करना पड़ता। इसलिए क्रू मेंबर्स ने तुरंत पैसेंजर्स को तैयार करना शुरू कर दिया। लेकिन पानी में लैंड करना काफी खतरनाक होता है, क्योंकि इससे पैसेंजर्स को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और अगर बच भी गए तो पानी में भी डूब सकते हैं। अब भारी कमर्शियल प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के कंट्रोल पर निर्भर था, जिसे पायलट मैन्युअली लीवर से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज की ऊंचाई 200 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से कम हो रही थी, यानी अगले 15 मिनट स्लाइड में सवार 300 लोगों की जिंदगी या मौत की कहानी लिखने वाले थे। कुछ मिनटों बाद जहाज और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस 15 किलोमीटर तक पहुंच चुका था। इतने डिस्टेंस पर फ्लाइट का एल्टीट्यूड 3000 फीट रखने की सलाह दी जाती है, जबकि इस जहाज का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। लेकिन अगर कैप्टन फ्लाइट को आगे की तरफ झुकाकर एल्टीट्यूड को तेजी से कम करते तो 19% चांस थे क्रैश लैंडिंग के। ऐसे में पायलट ने वहीं पर 360 डिग्री का टर्न लगाया, जिससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन एल्टीट्यूड 8,000 फीट से कम होकर 5,000 फीट तक पहुंच चुका था, जो रिकमेंडेड लेवल से अब भी 2,000 फीट ज्यादा था। लेकिन अब 360 डिग्री टर्न लगाना संभव नहीं था। इसलिए पायलट ने प्लेन को एयरपोर्ट के रनवे की तरफ मोड़ा और फिर जिगजैग टर्न्स लगाए। प्लेन में आगे पीछे होने से प्लेन को एल्टीट्यूड कम करने का कुछ अतिरिक्त समय मिला। अब सामान्यतः लैंडिंग के वक्त प्लेन की नोज को ऊपर रखने के लिए फ्लैप्स और इंजन थ्रस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पायलट इंजन थ्रस्ट के बिना फ्लैप्स को भी नहीं खोल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से फ्लैप्स से मिलने वाली एयर ड्रैग प्लेन को और आगे झुका देती और क्रैश लैंडिंग हो जाती। इसलिए पायलट ने फ्लैप्स को बंद रखते हुए लैंडिंग करने का निर्णय लिया, जिससे प्लेन और रनवे के बीच काफी तेज टक्कर हुई और 12 मिनट में 8 टायर फट गए, जिससे प्लेन स्किड करता हुआ एक तरफ खिसक रहा था। लेकिन कैप्टन ने बड़ी ही सूझबूझ से धीरे धीरे ब्रेक लगाई और आखिरकार प्लेन रुक गया। लेकिन इस लेकिन के पीछे छिपी थी इंसानी जज्बे, अनुभव और हिम्मत की एक ऐसी मिसाल जो शायद हर पायलट के लिए किताबों से भी बड़ी सीख बन गई। 300 लोगों की जिंदगी बचाने वाले इन 2 पायलट्स ने यह साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, आखिरी वक्त में इंसान की सूझबूझ, शांति और साहस ही सबसे बड़ी ताकत होती है। 23 अगस्त 2001 की उस रात अटलांटिक के ऊपर हवा में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे दुनिया ग्लिमर ग्लाइडर के नाम से जानने लगी। बिना किसी इंजन के, बिना किसी पावर के, सिर्फ एक भरोसे के सहारे। वो भरोसा जो खुद पर था, अपने ट्रेनिंग पर था और उस जिम्मेदारी पर था जो हर पायलट अपने पैसेंजर्स के लिए निभाता है। आज भी एविएशन इंडस्ट्री इस घटना को याद करती है, न सिर्फ एक एक्सीडेंट की तरह, बल्कि एक इंसानी जीत के प्रतीक के रूप में। क्योंकि उस रात अगर एक भी फैसला गलत होता तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि कप्तान रॉबर्ट पीच और फर्स्ट ऑफिसर डे ने हार मानने से इनकार कर दिया।